हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इससे 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है और सुपर टेट है। अन्य जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं उनमें सभी में, मनोविज्ञान में या बाल विकास में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ये टॉपिक से। इसलिए आज 2 से 3 नंबर एकदम पक्के कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक ये विस्तृत रूप में। ठीक है, उस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि कोई भी तथ्य इसमें से छूट नहीं पाएगा, और इस तरह से पढ़ेंगे कि हमेशा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको करना ये है, आपको कॉपी और पेन ले लेना है और साथ ही साथ सभी टॉपिक को लाइन बाय लाइन लिखते जाना है। ठीक है, जो भविष्य में आप रिवाइज कर सकेंगे जिसको, और ये एकदम पक्का याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, तो सबसे पहले जान लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक वैज्ञानिक थे कहाँ के? यूएसए या फिर अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका। यूएसए या फिर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और जो थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था वो दिया था मैं 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में दिया था, जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर? इसमें इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस पर इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली, भूखी बिल्ली थी। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं भूखी बिल्ली थी, और बिल्ली के साथ में और क्या था? बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। ठीक है, इसमें बिल्ली थी, इसमें बिल्ली थी। ठीक है, ये बिल्ली हो गई, ये बिल्ली थी पिंजरे के अंदर में, और बाहर में इधर मछली रखी थी। कैसी मछली थी? मृत मछली। ठीक है, मृत मछली थी, मृत मछली। अब बात कर लेते हैं, जो मृत मछली थी वो थी हमारी, क्या थी? उद्दीपक, उद्दीपक। और जो बिल्ली थी वो हमारी थी अनुक्रिया कर्ता, अनुक्रिया कर्ता। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो हमारे थॉर्नडाइक थे वो थे हमारे यूएसए यानी कि अमेरिका के। ठीक है, दूसरा, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, 2 पुस्तक थी जिनका नाम था, पहली पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एक ये हो गई शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरी थी हमारी, दूसरी थी कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, 2 इन्होंने पुस्तकें लिखी थी जो अक्सर पूछ ली जाती हैं कि थॉर्नडाइक की कौन सी पुस्तक थी। तो ऑप्शन में या तो होगी शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, या फिर होगी एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का सिद्धांत, जिसे प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, और इन्हें अन्य नामों से भी जाना गया इस सिद्धांत को। ठीक है, तो कौन कौन से नामों से जाना गया वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से
पहला सिद्धांत है हमारा, उसी का ये उपनाम है, कौन से का? प्रयत्न या भूल का सिद्धांत या फिर सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि बार बार आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। और उद्दीपक को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए ये एस-आर बॉन्ड का सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस-आर बॉन्ड। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रेस्पॉन्स, यानी कि S4 हो गया उद्दीपक स्टिमुलस और R4 हो गया रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। ठीक है, इसलिए ये आर यानी कि एस-आर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे है संबंधवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत कैसे कहलाता है? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है, इसीलिए ये संबंधवाद का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बिल्ली है और इधर है भोजन। ठीक है, तो ये अनुक्रिया करेगी तो भोजन को प्राप्त कर लेगी, इसीलिए इन दोनों के मध्य यानी उद्दीपक और अनुक्रियाकर्ता के मध्य क्या बनता है? संबंध बनता है, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। आगे है अधिगम का बंध सिद्धांत, यानी कि ये जो क्रिया होती है उससे क्या होता है? कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि ये जो बिल्ली है वो कुछ अनुक्रिया करती है। जब अनुक्रिया करती है तो कुछ ना कुछ सीखती है। ठीक है, तो सीखती है तो उसका ये उपयोग करके ये भोजन को प्राप्त कर लेती है, यानी कि मछली को प्राप्त कर लेती है। तो सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं। तो जो इसे कहा गया है अधिगम का बंध सिद्धांत। ठीक है, और किन नामों से जाना गया है इसको वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसे बहुखंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? 8वां लिखते जाएंगे। 8वां है बहुखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत। ठीक है, और 9वां हो जाएगा, ये पेपर में जो मैं बता रहा हूँ अभी सिद्धांत वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ और आप लिख लेंगे। फिर ऐसा ना हो कि ये सिद्धांत कौन सा था ये तो बताए नहीं। ठीक है, इसी के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी लिखा आ जाता है पेपर में तो समझ लेंगे ये थांडाई का सीखने का सिद्धांत है। ठीक है, तो बहुखंड सिद्धांत का हो गया, बहुखंड का सिद्धांत। और दूसरा है हमारा यानी कि 9वां बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत आ जाए तब भी यही है, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, और अगला है परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत हो गया। या फिर आ जाए चयन या संबंधन का सिद्धांत। अनेक नाम है इसके, चयन या संबंधन। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत ये दिया है, या फिर चयन या संबंधन का सिद्धांत, संबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगला है सुख दुख का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। तो अगला हो जाएगा हमारा 12वां नंबर, सुख दुख का सिद्धांत। ठीक है, कितने हो गए? पहला हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। कुछ भी लिखा आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये थार्नडाइक का सिद्धांत है। ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि एस-आर बॉन्ड का सिद्धांत, ये भी है थार्नडाइक का नियम। अब है क्या है ये संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी हो गया अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी है।
और ये जो अलग से लिखाए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा? 8वां है बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत और चयन या संबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगला है सुख दुख का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 12 सिद्धांत जिसके उपनाम हैं और मोस्टली ये है हमारा सीखने का, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, दिया हुआ है, देखें लाइन पढ़ेंगे। एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, हिंदी में उद्दीपक और अंग्रेजी में स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या फिर अनुक्रिया या फिर कहेंगे रेस्पॉन्स अंग्रेजी में करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है। ठीक है, जो उसे एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया या फिर रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आगे है, इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, उद्दीपक का किससे? विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक प्रक्रिया या फिर एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कहेंगे एसआर बॉन्ड क्या होता है तो समझ लेंगे। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक प्रक्रिया या फिर एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे है लाइन, बिल्ली के समान ही बालक का चलना, यानी कि बिल्ली के समान ही बालक चलता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्ली जैसे जैसे सीखती जाती है, क्या करती है बिल्ली पिंजरे में बंद होती है और इधर मछली रखी होती है एक, उसमें कहेंगे बाउल में यानी कटोरे में मछली। ठीक है, इधर बिल्ली है पिंजरे में, ये बिल्ली हो गई। अब बिल्ली भूखी होती है तो क्या करती है? बार बार अनुक्रिया करती है। ठीक है, अनुक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया देती है। जब भूखी होगी तो इधर उधर पिंजरे में अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। जब प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? इसमें एक लीवर लगा होता है जिस पर बिल्ली का पंजा पड़ जाता है। अचानक से बिल्ली का पंजा पड़ जाता है तो क्या होता है? उस पिंजरे की खिड़की का संबंध होता है लीवर से, तो लीवर पे जैसे ही पंजा पड़ता है तो खिड़की खुल जाती है और खिड़की जैसे ही खुलती है तो बिल्ली उसमें से खिड़की से निकल के मछली को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, प्राप्त कर लेती है यानी कि वो सीख जाती है कि ये लीवर यही प्रतिक्रिया बार बार दोहराती है, यानी कि लीवर को दबाती है और मछली को यानी कि भोजन को प्राप्त कर लेती है, तो वो सीख जाती है। इसी प्रकार से बिल्ली के समान ही बालक का चलना, यानी कि बालक भी धीरे धीरे चलने लगता है। थोड़ा बहुत पहले घोंटू के बल चलता है, फिर सीख जाता है, फिर खड़ा होना सीख जाता है, फिर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। इसी प्रकार से बिल्ली के समान ही बालक का चलना होता है। ठीक है, चम्मच से खाना खाना, यानी कि चम्मच से खाना खाने लगता है बालक। जूते भी पहनने लगता है, तो धीरे धीरे एक एक करके क्रिया करता है और सीखते जाता है। ठीक है, बिल्ली के समान ही। अगला है, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े लोग भी ड्राइविंग सीखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं एकदम से ड्राइविंग कोई सीख जाता है, धीरे धीरे सीखते हैं। पहले टाई की गांठ बांधना भी धीरे धीरे सीखते हैं, एकदम से कोई नहीं बांध लेता है। पहले थोड़ा सीखेंगे, फिर और ज़्यादा सीख जाते हैं, फिर एकदम एक्यूरेट बांधना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए और क्या है, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। कोई खेल होता है तो उसको पूरी तरह से कोई सीख नहीं पाता है, इसलिए उसको धीरे धीरे क्रिया प्रतिक्रिया करने के बावजूद ही उस खेल को खेलना सीख पाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। ये सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था उसका शैक्षिक महत्व क्या है? तो पहला है, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होती है। एग्जाम में आ जाता है मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी कौन सा सिद्धांत है, तो हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, यानी कि
कौन सा बोलेंगे? प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास या भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर पढ़े थे वही सब सिद्धांत हम याद रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है, और बड़े हों, बड़े व मंदबुद्धि कोई भी हो, छोटे हों चाहे बड़े हों, मंदबुद्धि हों, कोई भी बालक हो या फिर कोई भी मनुष्य हो, सभी के लिए ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अगली लाइन है धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास। इस सिद्धांत से क्या होता है? इस सिद्धांत से जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से क्या होगा? त्रुटियां दूर होंगी, गलती नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं धैर्य पैदा होगा व श्रम के गुणों का विकास होने लगेगा, यानी कि हम गलतियां नहीं करेंगे तो और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। ठीक है, तो मेहनत करने लगेंगे, इसलिए इसका दिया हुआ है धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, अगला है सफलता के प्रति आशा। देखिए, सफलता के प्रति आशा क्या है? जब हम अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारी भूल क्या होती है? भूल नहीं होती है, यानी कि त्रुटियां नहीं होती हैं। त्रुटियां नहीं होती हैं तो क्या होता है? हमें एक सफलता के प्रति आशा जागृत हो जाती है, यानी कि हम सफल होंगे, जरूर होंगे, इसलिए ये सफलता के प्रति आशा बन जाती है। ठीक है, गलतियां नहीं होंगी और हम लगातार अभ्यास करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हमें सफलता के प्रति आशा जागृत हो जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं सफलता के प्रति आशा। इसका शैक्षिक महत्व है इस सिद्धांत का। ठीक है, आगे है कार्य की धारणा स्पष्ट करना। कोई भी कार्य है, हम उसको कर रहे हैं, यानी कि उसका हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस कार्य के प्रति हमें धारणा स्पष्ट होने लगेगी। ठीक है ना, उसकी हर एक चीज़ हमारे समझ में आने लगेगी, इसलिए इसे कार्य की धारणा स्पष्ट करने के लिए भी उपयोगी है, यानी कि इसका महत्व है इस सिद्धांत का। ठीक है, आगे है शिक्षा के प्रति रुचि। इसमें क्या होगा? जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जब त्रुटि नहीं होगी और हमें लगेगा कि हम क्या होता है, हमें लगेगा कि हम सफलता के प्रति, यानी कि सफलता के प्रति हमें आशा देखने लगेगी, तो शिक्षा के प्रति हमें रुचि भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, कि हम सफल होंगे, जरूर होंगे, और हमारी भूल भी दूर हो रही हैं, त्रुटियां भी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो हम और ज़्यादा अभ्यास करेंगे, और ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो रही है, तो इसलिए ये सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय के लिए उपयोगी, यानी कि ये सिद्धांत जो है गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया। ठीक है, इनके अलावा ऑप्शन में कोई चौथा विकल्प दे दिया जाएगा, यानी कि संस्कृत मान लो, या फिर कोई भी विषय दे दिया जाएगा, इसके प्रति ये उपयोगी नहीं है, तो हमें ज्ञात रखना है गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र। ठीक है, अगर ये तीनों हमें पता होंगे तो जो नहीं है वो हमें अपने आप से पता चल जाएगा, तो हम उसी पे टिक लगा देंगे और 1 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र विषय के लिए उपयोगी होता है ये सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? आपको बता दें, थॉर्नडाइक का प्रयोग जो किया था थॉर्नडाइक ने, वो किया था हमारी किस पर? भूखी बिल्ली पर। ठीक है, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्या किया था? बिल्ली को इन्होंने एक पिंजरे में, यानी कि लोहे की सलाखों में बंद कर दिया था। ठीक है, भूखी बिल्ली थी, और क्या किया था? बाहर कटोरे में एक मृत मछली रख दी थी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूछ लिया जाता है प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। और दोस्तों, ये प्रथम प्रयोग था इनका, यानी कि थॉर्नडाइक का प्रथम प्रयोग था, थॉर्नडाइक का प्रथम प्रयोग था भूखी बिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था, वो किया था चूहों पर, यानी कि चूहों पर भी इन्होंने प्रयोग किया था।
ठीक है, कबूतर पर भी किया था, कबूतर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रथम प्रयोग किया था हमारे भूखी बिल्ली पर और द्वितीय प्रयोग किया था चूहों पर। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस जंतु पर या किस पर किया था, तो हम लिख देंगे बिल्ली पर। और द्वितीय प्रयोग अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने द्वितीय प्रयोग किस पर किया था, तो द्वितीय प्रयोग हम लिख देंगे चूहों पर। ठीक है, चलिए अगला। अब बात कर लेते हैं, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है, भूखी बिल्ली पर किया था और बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद, यानी कि बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखा था और बॉक्स में बंद कर दिया था, यानी कि एक पिंजरे में बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या किया था, बिल्ली को यानी कि भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। ठीक है, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पजल बॉक्स। अब क्या किया था, पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में इन्होंने क्या रख दिया था, ये मछली रख दी थी, यानी कि मछली का टुकड़ा रख दिया था। ठीक है, पिंजरे के अंदर एक लीवर यानी कि बटन लगा दिया था। यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो लीवर लगा दिया था पिंजरे के अंदर, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। ठीक है, जैसे ही ये बटन को दबाती थी बिल्ली, इस बटन को दबाता था तो इसका बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता था। ठीक है, ये दरवाज़ा है, ये खुल जाता था, क्योंकि लीवर का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं इस दरवाजे का था। फिर क्या होता है, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। ठीक है, तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा, यानी कि जब भी बिल्ली अंदर बंद कर दी जाती है बॉक्स में, तो क्या होता है, पहली बार वो सीख जाती है कि लीवर दबाने से इसकी खिड़की खुल जाती है, तो वो लीवर को दबाती है और खिड़की खुल जाती है, तो वो बाहर निकल जाती है बिल्ली और मछली को प्राप्त कर लेती है, भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसी तरह से अगली बार फिर से दोहराते हैं थॉर्नडाइक जी। तो फिर क्या होता है, फिर जो बिल्ली होती है उसको उस लीवर को दबाने में कम समय लगता है, क्योंकि वो सीख जाती है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करती है और वो बिना गलती किए हुए डायरेक्ट लीवर को ही दबाती है और अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो क्या होता है, इन्होंने बताया है प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगता है और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। ठीक है, यानी कि एक ही प्रयास में बिल्ली क्या होता है, दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करती है। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, उद्दीपक क्या है, उद्दीपक है हमारा मछली। ठीक है, उद्दीपक है मछली और अनुक्रिया करता है हमारी बिल्ली। और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स यानी कि ये क्रिया जो भी करती है उस क्रिया से और उद्दीपक में यानी कि मछली में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी कि लीवर वो दबाती है, वो अनुक्रिया होगी। ठीक है ना, तो लीवर जैसे ही दबाती है तो खिड़की खुल जाती है, खिड़की खुलती है तो वो मछली को प्राप्त कर लेती है बिल्ली, यानी कि उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो जो हमारा लक्ष्य है वो उद्दीपक हो गया। ठीक है दोस्तों, उद्दीपक है वो लक्ष्य हो गया और जो अनुक्रिया करता है वो बिल्ली हो गई हमारी। ठीक है ना, याद रखेंगे अनुक्रिया करता कौन थी थॉर्नडाइक के प्रयोग में, तो अनुक्रिया करता है हमारी बिल्ली और उद्दीपक है हमारी मृत मछली, यानी कि भोजन के रूप में मछली दी थी, तो ये उद्दीपक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रयोग में बिल्ली द्वारा अपनाए गए चरण। तो बिल्ली ने क्या क्या चरण अपनाए थे तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला चालक क्या होता है, चालक होता है भूख। ठीक है दोस्तों, और लक्ष्य जो है वो है
मछली यानी कि उद्दीपक, ठीक है। मछली को लक्ष्य यानी कि उद्दीपक कहेंगे, उद्दीपक। और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पिंजरा का बंद दरवाजा, ठीक है, यानी कि दरवाजा जो है वो बाधा बन रहा है लक्ष्य की प्राप्ति में, ठीक है। उल्टे सीधे प्रयत्न पिंजरे को काटना इत्यादि, यानी कि जब बिल्ली बॉक्स में बंद रहती है और वो भूखी होती है तो वो उल्टे सीधे प्रयत्न करने लगती है, उथल पुथल करने लगती है बॉक्स के अंदर में, पिंजरे को काटने लगती है, ठीक है। तो ये उसकी प्रतिक्रिया रही थी। फिर क्या हुआ था, संयोगवश सफलता, यानी कि संयोगवश उसका पंजा यानी कि बिल्ली का पंजा जो है वो लीवर पर पड़ जाता है। लीवर यहाँ होता है पिंजरे के अंदर में, और लीवर पर पंजा पड़ता है तो क्या होता है, उसे सफलता मिल जाती है, यानी कि लीवर दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, सही प्रयत्न का चुनाव, यानी कि बिल्ली सीख जाती है कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो बार बार जब यह प्रक्रिया करती है वो सीख जाती है कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो कोई भी भूल नहीं करती, यानी कि एक ही प्रयत्न का, सही प्रयत्न का चुनाव कर लेती है, दरवाज़ा खुलने का तरीका ढूंढ लेती है, ठीक है। आगे है स्थिरता, दरवाज़ा खुलना, यानी कि बार बार यह क्रिया होती है, यानी कि बिल्ली जब भी उसको लीवर को दबाती है तो खिड़की खुल जाती है और भोजन उसको मिल जाता है। तो भोजन मिल जाता है तो वो सीख जाती है, यानी कि उसके मस्तिष्क में स्थिरता आ जाती है कि दरवाज़ा कैसे खुलता है, यानी कि लीवर दबाने से दरवाज़ा बार बार वो खोल लेती है बिना त्रुटि के। तो इस प्रयोग से हमने क्या सीखा, इस प्रयोग से हमने सीखा कि बिल्ली जो बॉक्स में अंदर बंद होती है वो भूखी होती है, तो वो क्या होती है, भूखी होती है। भूखी होने से वो उसके अंदर प्रतिक्रिया करती है, उसको इस प्रकार इस प्रयोग में 100 क्रियाओं से यानी प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ा था, तब जाके उसके हाथ सफलता लगी थी। तो हमने सीखा है चालक जो है वो भूख है, यानी कि भूख के कारण मछली जो है बिल्ली जो है प्रतिक्रिया करती है, और जो लक्ष्य है वो मछली है, यानी कि उद्दीपक मछली के रूप में है, ठीक है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, ठीक है। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, या फिर इसे आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और दोस्तों सबसे खास है एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा थॉर्नडाइक जी ने, ठीक है। और उद्दीपक जो है वो होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया है वो होती है रेस्पॉन्स, इसलिए इसे एसआर बॉन्ड की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न में आ जाता है कि एसआर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया, तो दिया हमारे थॉर्नडाइक जी ने, ठीक है। इस सिद्धांत का दूसरा उपनाम हमने बताया था अधिगम का बंद सिद्धांत, ठीक है। अनुबंधन क्या होता है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है, ठीक है दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक जी ने नियम दिए थे, ठीक है, सीखने के नियम दिए थे। तो सीखने के नियम कितने दिए थे, सीखने के 2 नियम दिए थे, यानी कि सीखने के नियम को 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से थे, पहला मुख्य भाग था, यानी कि मुख्य नियम था, पहला था मुख्य नियम, और दूसरा था गौण नियम, यानी कि मुख्य नियम में 3 नियम दिए थे इन्होंने, और गौण नियम को हम सहायक नियम भी कहते हैं, सहायक नियम यानी कि सहायक नियम भी कहते हैं, ठीक है, जो दिए थे 5। तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक जी ने 8 नियम दिए थे, ठीक है। 8 में से 3 थे मुख्य नियम और 5 थे हमारे सहायक नियम या फिर गौण नियम,
याद रखेंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम व 5 गौण नियम बताए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम हैं। अब 3 नियम कौन से हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे मुख्य नियम। अब बात कर लेते हैं जो 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, अब प्रभाव का नियम जो है इसे हम संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी नियम को, प्रभाव के नियम को हम संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष या फिर असंतोष, संतोष या फिर असंतोष का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं तत्परता का नियम। ये क्या है? तो तत्परता का नियम कार्य करने को, यानी कि कार्य करने के लिए तत्पर हो तो जल्दी कर पाओगे कार्य को। ठीक है ना, यानी कि ये तत्परता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? यदि कोई कार्य पहले किया है और जब उसे दोबारा करें तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई कार्य हम पहले किया है हमने, अगर हम उसे दोबारा करते हैं तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है कि हमने कार्य को कैसे किया था। ठीक है, यानी कि कैसे करेंगे। ठीक है, उसको भूलते नहीं हैं। दूसरा, अगर यानी कि यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो क्या होता है? मस्तिष्क उसे भुला देता है। ठीक है, अगर हम कार्य को, पहले किए हुए कार्य को पुनः करते हैं तो क्या होता है? मस्तिष्क में याद आ जाता है कि हमने उस कार्य को कैसे किया था, और यदि हम उस कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क उसे भुला देता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अभ्यास का नियम। चलिए, तीसरा है प्रभाव का नियम या फिर संतोष या असंतोष का नियम। चलिए, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे। यदि असंतोष होता है तो दोबारा नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी कार्य है, अगर हमको वो कार्य करने से संतोष प्राप्त हो रहा है तो हम उसे दोबारा करेंगे, अगर असंतोष प्राप्त हो रहा है तो उसे हम दोबारा नहीं करेंगे। इसी तरह से इसी नियम को सुख और दुख का नियम भी बताया गया है। यानी कि किसी काम को करने के लिए अगर हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, अगर दुख प्राप्त हो रहा है तो उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। अब बात कर लेते हैं गौण नियम की। तो थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम कितने थे? 5 नियम दिए थे गौण नियम, यानी कि सहायक नियम। गौण नियम यानी कि सहायक नियम कहते हैं हम इसी को। ठीक है, तो पहला था बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम यानी कि बार बार की गई क्रिया का नियम। ठीक है, क्या कहेंगे? बार बार की गई क्रिया का नियम। इसलिए इसे, यानी कि इस जो प्रयोग किया था थॉर्नडाइक जी ने, उसमें क्रिया को बार बार किया जाता है, प्रतिक्रियाओं को बार बार किया जाता है, तब कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि बहुत बार क्रिया की जाती है तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो थॉर्नडाइक जी ने सीखने का सिद्धांत दिया था, तो इसलिए इसे बहु प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम ये क्या होता है? मनोवृत्ति का नियम यानी कि मानसिकता का नियम। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य को हम जिस अनुपात में करते हैं, क्या करते हैं? जिस अनुपात में करते हैं हमको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य है, कोई भी अभ्यास है, हम उसको जितनी बार करेंगे, जितने ज़्यादा करेंगे, जितने अनुपात में करेंगे, अधिक अनुपात में करेंगे, उसका फल हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि उतनी हमें परसेंटेज आएगी, उतने ही नंबर ज़्यादा आएंगे जितनी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यही है मनोवृत्ति का नियम। अगला है आंशिक क्रिया का नियम।
आंशिक क्रिया का नियम क्या है? किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में कर लेना, ठीक है, यानी किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उससे सफलता जल्दी मिलती है। क्या होता है? किसी कार्य को, यानी कोई बड़ा कार्य है और उसको आंशिक रूप में, आंशिक भाग में बांट लिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट कर किसी कार्य को किया जाता है तो उससे क्या होता है? जल्दी सफलता मिलती है। तो इसलिए इसे आंशिक क्रिया का नियम भी कहा गया है, ठीक है। अगला है सादृश्य अनुक्रिया, सादृश्य अनुक्रिया या फिर आत्मीकरण का नियम, ठीक है दोस्तों। सादृश्य अनुक्रिया लिखा जाए या फिर आत्मीकरण का नियम लिखा जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या है? आत्मीकरण का नियम, नया कार्य करने पर पुराने किए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान से मिला देना, यानी कि कोई भी नया कार्य हम कर रहे हैं और उसमें पूर्व ज्ञान को उसमें जोड़ दिया जाता है तो ये कहलाता है हमारा आत्मीकरण का नियम, यानी कि सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ठीक है। तो ये हो गया आत्मीकरण का नियम। अगला है साहचर्य परिवर्तन या फिर संबंध परिवर्तन का नियम। एक ऐसी स्थिति में सीखा गया ज्ञान परिवर्तित स्थिति में काम आता है तो इसे साहचर्य या संबंधित परिवर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि क्या कहेंगे? एक ऐसी स्थिति में सीखा गया ज्ञान, कैसी स्थिति में? कोई भी विशेष स्थिति हो जिसमें ज्ञान सीखा गया होता है, उसी ज्ञान को स्थिति बदल जाए, यानी परिवर्तित स्थिति में काम आता है जो ज्ञान, तो इसे साहचर्य या फिर संबंधित परिवर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों, तो इस सिद्धांत से हमने क्या सीखा, यानी कि हमें कौन कौन से बिंदु याद रखने हैं वो एक बार मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले क्या थे? थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो ये थे हमारे अमेरिका, यानी कि यूएसए, अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, या फिर यूएसए, ठीक है। और दूसरा, ये मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिका के। दूसरा है पशु वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों। पूछ लिया जाता है ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि पशु वैज्ञानिक थे ये। पशु वैज्ञानिक। अगला है, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ये तथ्य बता रहा हूँ वो आप याद रखेंगे शॉर्ट में। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरा है, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो पहली पुस्तक मैंने बताई थी शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरी बताई थी एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। दो पुस्तक लिखी थी, इन्हीं दो से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आती है कि थॉर्नडाइक के नियम के बारे में। तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए थे। कितने दिए थे? कुल 8 नियम दिए थे, कुल 8, ठीक है। 8 में बांट दिया था, एक था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम, यानी कि मुख्य नियम और ये गौण नियम। गौण नियम को सहायक नियम भी कहते हैं। मुख्य नियम में कितने दिए थे? 3। कौन कौन से बताए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम, ठीक है दोस्तों। अगला है गौण का नियम। गौण के नियम में बताए थे 5 नियम। कौन से बताए थे? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। इनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो थॉर्नडाइक जी ने हमें थ्योरी दी थी, कौन सी दी थी? एसआर थ्योरी, ठीक है। थ्योरी कौन सी है? एसआर थ्योरी, जिसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है।
उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया यानी उद्दीपक हो गया हमारा स्टिमुलस, ठीक है, और अनुक्रिया होगी हमारी रेस्पॉन्स, ठीक है। इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर कहेंगे एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है, ठीक है। अधिगम में यानी कि सीखने में जो समय लगता है वही उत्तरोत्तर होता है, वही प्रधान होता है। अगला दिया है अधिगम अनुबंधन का परिणाम होता है। तो अधिगम और अनुबंधन का परिणाम होता है अधिगम ही। तो अधिगम और अनुबंधन, अब बात है अनुबंधन की। तो अनुबंधन क्या होता है? अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। अनुक्रिया के द्वारा यानी कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी जब सीख जाता है तो उसे अनुबंधन कहते हैं। समझ गए? अब बात कर लेते हैं अनुक्रिया और उद्दीपक, यानी कि यहाँ है अनुक्रिया, ठीक है, और ये है उद्दीपक। उद्दीपक यानी कि हम कहेंगे इसे एस, ठीक है। उद्दीपक को क्या कहते हैं? एस यानी कि स्टिमुलस, ठीक है, और इसे कहेंगे अनुक्रिया को आर यानी कि रेस्पॉन्स। अब क्या होता है, जब अनुक्रिया होगी तो क्या होगा? अभ्यास की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि अभ्यास होता है बार बार। अगर अनुक्रिया होगी तो उसमें अभ्यास होगा बार बार, ठीक है। तो अभ्यास की पुनरावृत्ति होगी यानी कि बार बार अभ्यास होगा तो क्या होगा? उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभ्यास की पुनरावृत्ति होगी तो क्या होता है? जितनी अधिक होगी उतना ही अनुबंधन मजबूत होगा। अनुबंधन मजबूत होगा, ठीक है। और अगर अभ्यास की पुनरावृत्ति नहीं होगी यानी कि अभ्यास की कमी होगी तो अनुबंधन की कमी होगी, अनुबंधन मजबूत नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आई होप आप ये सिद्धांत को समझ गए होंगे। सीखने के नियम जो थॉर्नडाइक जी ने बताए, ठीक है, तो उनको आप भली बात समझ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हम हर एक सिद्धांत को लाते रहेंगे और हमने काफ़ी सिद्धांत पढ़ लिए हैं, ठीक है, जैसे कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत हो गया, और ये हमारा थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत हो गया। आगे हम स्किनर का लाएंगे, पावलोव का लाएंगे, और सभी जितने भी सिद्धांत हैं सभी की थ्योरी यहाँ हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, और कमेंट से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, कौन से सिद्धांत पे बनाएं जो आपको ज़्यादा उपयोगी साबित हो। वैसे तो सभी सिद्धांत उपयोगी हैं, ठीक है, लेकिन आप अपना इच्छा भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉच।